दिवाकर, तुम्हारे बड़े भाई आ रहे हैं। बगल की सीट पर बैठे अकाउंटेंट वेणु की बात सुनकर दिवाकर ने सिर उठाकर देखा। उसे बैंक के गेट से शिवराम भीतर आते हुए दिखाई दिए। शिवराम को देखकर बैंक का कुछ स्टाफ सम्मान में खड़ा हो गया और उन्हें नमस्कार करने लगा। कुछ लोग उनसे कुशलता पूछ रहे थे। जैसे ही शिवराम पास पहुंचे, दिवाकर ने कहा, बैठिए भैया। शिवराम पास रखी कुर्सी पर बैठ गए और रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछने लगे। उनका चेहरा काफी मुरझाया हुआ था। आप यहां कैसे आए? बैंक में कोई काम था क्या? दिवाकर ने पूछा। शिवराम ने उदासी भरे स्वर में कहा, तुम्हारी भाभी पिछले कई दिनों से पेट दर्द से परेशान हैं। आज उन्हें स्पेशलिस्ट के पास ले गया था। उन्होंने ऑपरेशन की सलाह दी है। कितना खर्च आएगा? उन्होंने 50,000 रुपये बताए हैं। दिवाकर कुछ देर तक चेक पास करने में लगा रहा, फिर सिर उठाकर शिवराम की ओर देखते हुए बोला, देखते हैं भैया, मेरी जान, पहचान में कुछ डॉक्टर्स हैं जो अच्छे सर्जन भी हैं। शायद वे कुछ कम में कर दें, मैं पता करूंगा। लेकिन अभी जिस डॉक्टर ने जांच की है, उन्होंने कहा है कि देरी नहीं करनी चाहिए। दिवाकर ने असहजता से देखते हुए कहा, भैया, जब मैं बैंक में होता हूं तो मुझे कुछ सूझता नहीं है। काम के बीच में विचार नहीं आते। मैं शाम को घर आकर बात करता हूं। ठीक है, तुम इसके बारे में सोचकर अपना मन खराब मत करो, हम बाद में बात करेंगे। यह कहकर शिवराम उठ खड़े हुए। तभी वहां से गुजर रहे एक मैसेंजर ने शिवराम को देखा और हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते सर, मैं कुमार हूं, संतपेटा हाई स्कूल में आपका शिष्य था। शिवराम ने स्नेह से पूछा, तुम्हारा नाम तो याद नहीं, पर चेहरा याद है। कैसे हो? मैं ठीक हूं सर, हाल ही में अनंतपुर से ट्रांसफर कराकर आया हूं। आते ही दिवाकर सर से आपके बारे में पूछा था। बैठिए सर, चाय पीकर जाइएगा, कहकर कुमार ने चपरासी को चाय लाने के लिए कहा। शिवराम ने विनम्रता से कहा, कुमार, पहले थोड़ा पानी पिलवा दो। कुमार जाकर पानी ले आया। चाय पी रहे शिवराम की ओर दिवाकर देखता रह गया। उसे लगा कि उस पुराने शिष्य को चाय के लिए पूछना याद रहा, पर उसे क्यों नहीं सूझा? धूप से आए बड़े भैया को पानी देना चाहिए, यह विचार उसे क्यों नहीं आया? वह खुद से सवाल करने लगा, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी शाम मारुति कार शोरूम का एक प्रतिनिधि दिवाकर से मिलने आया। उसने कहा, अगर आप कल ड्राफ्ट तैयार कर लें तो परसों कार आपके घर पहुंच जाएगी। दिवाकर ने उत्तर दिया, वह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं बैंक लोन ले रहा हूं, तो बस वाउचर भरना ही मेरा काम है। मेरा मार्जिन मनी तो तैयार ही है। प्रतिनिधि के जाने के बाद अकाउंटेंट वेणु पास आकर बैठ गया और पूछा, कार कब खरीद रहे हो? कल लोन के लिए अप्लाई करूंगा और परसों डिलीवरी लेंगे। कार के रंग और मॉडल पर थोड़ी चर्चा करने के बाद वेणु ने कहा, आज तुम्हारे बड़े भाई हमेशा की तरह उत्साहित नहीं दिखे, काफी सुस्त लग रहे थे। हाँ, भाभी का ऑपरेशन होना है, उसके लिए 50,000। दिवाकर की बात पूरी होने से पहले ही वेणु ने गेट की ओर देखते हुए कहा, लो, तुम्हारे भैया फिर आ रहे हैं। लंबी उम्र है उनकी। दिवाकर ने सिर उठाकर देखा और शिवराम को देखते ही उसे चिड़चिड़ाहट और गुस्सा आ गया। उसने वेणु से कहा, तुम उनके सामने कार की बात मत छेड़ना। वेणु यह कहते हुए अपनी सीट पर चला गया कि मैं क्यों बोलूंगा, पर उसे दिवाकर का व्यवहार अजीब लगा। शिवराम ने मुस्कुराते हुए दिवाकर से पूछा, क्या आज का काम पूरा हो गया? और कुर्सी खींचकर बैठ गए। काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैंने कहा था ना कि मैं घर आकर बात करूंगा, फिर आप दोबारा क्यों आए? मुझे भाभी की सेहत की चिंता है, पर मुझे सोचने का थोड़ा समय तो दो। दिवाकर ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए कहा, पर उसके शब्दों में छिपी झुंझलाहट और बेरुखी को शिवराम ने भांप लिया। माफ करना भाई, जैसा तुमने कहा, ये बैंक में चर्चा करने वाले विषय नहीं हैं। घर पर ही बात करेंगे। शिवराम कुर्सी से उठे और बाहर चल दिए।
जाते समय उनकी आंखों में आए आंसू वेणु ने देख लिए और उसका मन शिवराम के प्रति करुणा से भर गया। दिवाकर जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी स्वप्ना ने बताया, शिवराम बाबूजी का फोन आया था। इतने बजे किया था? दिवाकर ने चिढ़कर पूछा। 7 बजे किया था। बताया कि दीदी का ऑपरेशन है। उन्होंने पूछा कि क्या आप बैंक से आ गए? मैंने कहा कि अभी नहीं आए। उन्होंने बताया कि वह बैंक आए थे और भाभी के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये की मदद मांगी है। आपने क्या कहा? मैंने कहा कि सोचकर बताऊंगा। स्वप्ना बोली, अच्छे से सोच लीजिए। उनके पास पेंशन के अलावा और कोई आय नहीं है। भला वे 50,000 कैसे लौटाएंगे? अब आप क्या करेंगे? तुम ही बताओ, क्या करना चाहिए? उन्हें 5-10,000 दे दीजिए और कहिए कि हमारे पास बस इतना ही है। क्योंकि हम कार खरीद रहे हैं, इसलिए कह दीजिएगा कि पैसों की तंगी है। उन्हें कार के बारे में नहीं पता, तो कह दीजिए कि कार के लिए पैसे पहले ही दे दिए हैं। ठीक है, मैं वैसा ही कहूंगा। जरा पानी दो, कहकर दिवाकर सोफे पर ढह गया। अगले कुछ दिन दिवाकर बैंक लोन लेने, शोरूम में ड्राफ्ट देने और कार घर लाकर उसकी पूजा करवाने जैसे कामों में व्यस्त रहा। रविवार होने के कारण वह अपनी नई कार चलाकर शिवराम के घर पहुंचा। घर पर ताला लटका देख वह हैरान रह गया। वह पास में ही रहने वाले अपने मित्र रामकृष्ण के घर गया। दिवाकर को देखकर रामकृष्ण बहुत खुश हुआ। वह भी दिवाकर के ही बैंक की दूसरी ब्रांच में काम करता था। रामकृष्ण ने कहा, बहुत दिनों बाद आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। नई कार खरीदी है, सोचा तुम्हें और भैया को दिखा दूं। लेकिन भैया का घर बंद है। क्या तुम्हें पता है वे कहाँ गए हैं? रामकृष्ण ने कहा, शायद तुम्हें पता न हो, पर तुम्हारी भाभी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। वे ऑपरेशन के लिए चेन्नई गए हैं। ऑपरेशन की बात तो भैया ने बताई थी, पर चेन्नई जाने वाली बात नहीं पता थी। रामकृष्ण ने विस्तार से बताया, उन्हें भी नहीं पता था। असल में भैया की एक पुरानी स्टूडेंट घर आई थी। वह चेन्नई में बड़ी डॉक्टर है। भाभी की समस्या जानकर उसने बताया कि वह खुद इस केस की स्पेशलिस्ट है। उसने भैया को मनाया कि ऑपरेशन उसके हॉस्पिटल में होगा और दवाइयों का खर्च छोड़कर वह ऑपरेशन फ्री करेगी। वह खुद उन्हें अपनी कार में चेन्नई ले गई। तुम्हारे भाई अक्सर कहते थे, अच्छे बनो, अच्छा करो, ईश्वर भला करेग। यह बात उनके मामले में सच साबित हुई। मुझे लगा जैसे भगवान खुद उस स्टूडेंट के रूप में आए हों। रामकृष्ण की बेटी द्वारा लाई गई कॉफी लेते हुए दिवाकर ने पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है? नहीं, मैंने ही उसे भाभी की मदद के लिए साथ भेजा है। आज सुबह ही उसका फोन आया था कि ऑपरेशन सफल रहा और भाभी अब ठीक हैं। दिवाकर सोचने लगा कि शहर में रहकर भी उसने कोई मदद नहीं की। इस पर रामकृष्ण क्या सोच रहा होगा? उसने उत्साह कम करते हुए कहा, भैया ने पैसों के लिए पूछा था। मैं 2 दिनों से आने की कोशिश कर रहा था, पर समय ही नहीं मिला। आज पैसे लेकर आया था, पर वे नहीं हैं। रामकृष्ण ने गंभीरता से कहा, अगर तुम कहते कि नहीं आ पाए तो मैं मान लेता, पर समय नहीं मिला, ये बात मैं नहीं मानूंगा। क्या तुम रोज शेव नहीं कर रहे? क्या नहा नहीं रहे या खाना नहीं खा रहे? बिजली और फोन का बिल समय पर नहीं भर रहे? घर का सामान और सब्जियां नहीं ला रहे? क्या पत्नी और बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर रहे? उन कामों के लिए समय कहां से आ रहा है? असल में वे तुम्हारी जरूरत हैं, इसलिए समय मिल जाता है। बाकी चीजें तुम्हारी जरूरत नहीं हैं, इसलिए समय नहीं मिलता। रामकृष्ण आगे बोला, तुम्हें याद है, जब हम नेल्लोर में थे और मेरा ट्रांसफर चित्तूर हुआ था, तब तुमने अपने भाई के नाम एक पत्र दिया था कि वे मुझे अच्छा घर ढूंढने में मदद करें। किस्मत से उनके बगल वाला घर ही खाली था और मैं वहां रहने लगा। तब से उनके साथ मेरी घनिष्ठता बढ़ गई। उन्हें देखकर मुझे अक्सर लगता था कि लोग हमेशा क्यों चाहते हैं कि उनका बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बने। वे यह क्यों नहीं चाहते कि उनका बेटा एक अच्छा पड़ोसी बने।
एक अच्छे पड़ोसी से आसपास वालों को कितना लाभ होता है, यह हमें तुम्हारे भाई की मदद से अनुभव हुआ है। तुम तो उनके अपने हो, तुम्हारे पास तो ऐसे कई अनुभव होने चाहिए। पर लगता है तुम सब भूल गए हो। रामकृष्ण ने टोकते हुए कहा, दिवाकर, एक समय तुम अपने भाई के बारे में कितनी गर्व से बातें करते थे, और आज उनके मुश्किल समय में तुम्हारे पास उनसे मिलने तक का समय नहीं है। इन 3 सालों में तुम में इतना बदलाव कैसे आ गया? तुम्हारी पदोन्नति की वजह से या बढ़ी हुई आर्थिक स्थिति के कारण? सोचो दिवाकर, अगर तुम्हारे भाई भी तुम्हारी तरह बस मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे तक ही सीमित रहते, तो आज तुम सब कहाँ होते? दिवाकर मौन रह गया। रामकृष्ण अचानक उठकर बेडरूम में गया और 5 मिनट बाद हाथ में एक लिफाफा लेकर आया। उसने कहा, जब मैंने नेल्लोर से तुम्हें फोन करके बताया था कि मैं तुम्हारे भाई के पड़ोस में रहने आ गया हूं, तब तुमने जो पत्र लिखा था, यह वही है। घर जाकर इसे एक बार फुर्सत से पढ़ना। शायद यह तुम्हें तुम्हारे अतीत, अपने बड़े भाई के साथ तुम्हारे जुड़ाव और उनके द्वारा की गई मदद की याद दिला दे। कोशिश करना। दिवाकर वह पत्र लेकर खड़ा हो गया। दिवाकर, इंसान कितना भी पैसा कमा ले, वह हमें खुशी और हिम्मत तो दे सकता है, पर तृप्ति नहीं दे सकता। दूसरे व्यक्ति को आनंद देना और उनके कष्टों में सहायता करने से जो संतोष मिलता है, वह कहीं और नहीं मिलता। अगर मेरी बातों से तुम्हें ठेस पहुंची हो, तो मुझे खेद है। शुभ रात्रि, रामकृष्ण ने कहा। दिवाकर शुभ रात्रि कहकर कार स्टार्ट कर निकल पड़ा और उसने वह पत्र पढ़ना शुरू किया। रामकृष्ण, मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम मेरे बड़े भाई के पड़ोस वाले घर में ही रहने आए हो। इस शुभ अवसर पर मुझे बड़े भाई के बारे में कुछ बातें बताने का मन कर रहा है। इससे मुझे उनके साथ बिताए अपने बचपन को याद करने का अवसर भी मिल जाएगा। शिवराम मेरे सगे बड़े भाई नहीं हैं, बल्कि मेरे ताऊजी के बेटे हैं। हमारा पहले एक संयुक्त परिवार था। पिताजी लोग 4 भाई थे। उनमें से 2 अच्छी नौकरियों में थे और 2 छोटी नौकरियों में। इस कारण एक की कमाई पर दूसरा निर्भर रहता था, जो घर की महिलाओं को पसंद नहीं आता था। धीरे धीरे उनके बीच मनमुटाव बढ़ने लगा और वह संयुक्त परिवार 4 अलग परिवारों में बंट गया। इंसान भी 2 गुटों में बंट गए। बड़ों के बीच के मतभेदों ने बच्चों की एकता को भी नुकसान पहुंचाया। ऐसे समय में मेरे बड़े भाई कॉलेज पहुंचे थे। उन्हें यह माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि यदि 4 भाइयों के परिवारों के बीच तालमेल नहीं होगा, तो देश के लोग एकजुट कैसे रहेंगे। सबसे पहले उन्होंने हम सभी बच्चों को इकट्ठा किया, कहानियां और चुटकुले सुनाकर हंसाया, खेल खिलाए और इस तरह हम सबके करीब आ गए। वे हमसे कहते थे कि बड़ों के बीच बैठकर चुगलियां सुनकर कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि पढ़ाई बिगड़ गई, तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। उन्होंने समझाया कि यदि सब अच्छे से पढ़ लिख कर नौकरी पा लें और आर्थिक रूप से सशक्त हो जाए, तो किसी को एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे मतभेद कम होंगे और सब एकजुट रह सकेंगे। हमारा सौभाग्य था कि हमने उनकी बात मानी और वैसा ही किया। बाद में उन्होंने बड़ों के साथ भी अपनी घनिष्ठता बढ़ाई। वे जो भी काम बताते, भाई उसे पूरा करते। कम पढ़ी लिखी महिलाओं को अपनी बातों से समझाकर उनके व्यवहार में संस्कार भरे। बच्चों की पढ़ाई में उन्नति देखकर बड़े बहुत खुश हुए और उन्होंने भाई की सराहना की। धीरे धीरे बड़ों के बीच के मतभेद भी खत्म हो गए। घर अलग होने के बावजूद त्योहार सब साथ मिलकर मनाने लगे। इतनी कम उम्र में भाई द्वारा हासिल की गई यह बहुत बड़ी जीत थी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि सिर्फ वे अकेले पढ़कर कामयाब हो जाए, बल्कि वे चाहते थे कि हम सब भी तरक्की करें। उनके बाद हम 6 भाई और 3 बहनें थीं। लड़कियों समेत हम सभी ने पढ़ाई की और आज सब नौकरी कर रहे हैं। यह भाई की दूसरी बड़ी सफलता थी। हम सबकी शादियों की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने कंधों पर उठाकर पूरी की।
पता नहीं स्कूल में भाई का दाखिला किसने कराया था, लेकिन हाई स्कूल से लेकर MSc तक और फिर नौकरियों के इंटरव्यू के लिए वे हमेशा अकेले ही गए। ताऊजी दफ्तर के काम में हमेशा व्यस्त रहते थे। अपने दोस्तों के साथ आए उनके पिताओं और भाइयों को देखकर उन्हें लगता था कि काश उनके पिता भी साथ होते तो उन्हें मानसिक रूप से ढांढस मिलता। वह कमी हमें महसूस न हो, इसलिए जब भी हम प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू के लिए जाते, वे हमारे साथ चलते और हमारा हौसला बढ़ाते। सच कहूं तो मुझे यह जीवन मेरे भाई ने ही दिया है। इंटर प्रथम वर्ष में मैं एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था। घर में सबने बहुत डांटा। मैं दुखी होकर घर छोड़कर जाने के इरादे से रेलवे स्टेशन पहुंच गया। जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ने वाला था, तभी ट्रेन से उतरते हुए भाई की नजर मुझ पर पड़ गई। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने परीक्षा के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अभी तो पहला साल ही है, साल बर्बाद नहीं होगा। इस बार और अच्छे से पढ़कर लिखना। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। पढ़ाई को इतना महत्व देने वाले भाई मेरी असफलता को इतनी सहजता से लेंगे, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और घर ले जाते हुए कहा, यदि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझकर व्यवहार करें तो परिणामों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम हमेशा हमारी इच्छा अनुसार नहीं होते, कभी कभी उलट भी जाते हैं, लेकिन इससे हमारा आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। उनकी वह बात मैं आज तक नहीं भूला। उस बात ने मुझे बहुत सांत्वना और आत्मविश्वास दिया। बाद में मैंने इंटर प्रथम श्रेणी में और डिग्री डिस्टिंक्शन के साथ पास की। यदि उस दिन भाई मुझे स्टेशन पर न मिले होते तो पता नहीं मैं कहाँ होता और कैसा जीवन जी रहा होता। आज मैं बैंक में ऑफिसर हूं तो यह उन्हीं की देन है। MSc करने के बाद भी हमें छोड़कर दूर जाना उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए वे चित्तूर में ही शिक्षक के रूप में स्थिर हो गए। वैसे भी शिक्षक का पेशा उन्हें बहुत प्रिय था। उन्होंने उस नौकरी को पूरी निष्ठा के साथ किया। जैसे वे हमारा ख्याल रखते थे, वैसे ही अपने विद्यार्थियों की भलाई का भी ध्यान रखते थे। अपनी भाभी भी एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थीं। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने लगते थे। बैंक में हम देखते हैं कि यदि हम किसी ग्राहक को 10 बार अच्छी सेवा दें और एक बार काम के दबाव में न दे पाए तो वे रूठ जाते हैं या चिल्लाने लगते हैं। लेकिन उन दोनों को जहां भी देखो, लोग उन्हें सम्मान से नमन करते हैं। सिनेमा हॉल, मंदिर, डॉक्टर या वकील के पास जहां भी वे जाते, उन्हें उनके शिष्य मिल ही जाते और उनका काम कर देते। भाई अक्सर हमसे और अपने विद्यार्थियों से एक बात कहते थे, हर इंसान अब्दुल कलाम, रहमान या तेंदुलकर नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश करें तो हर इंसान मदर टेरेसा जरूर बन सकता है। इसके लिए बहुत अधिक बुद्धि या प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है, बस दूसरे के दुख के प्रति संवेदनशील हृदय होना चाहिए। उन्होंने यह सिर्फ कहा नहीं, बल्कि करके दिखाया। गांव में किसी को भी मदद की जरूरत होती, वे हमेशा खड़े रहते और उसके लिए होने वाली परेशानियों की चिंता नहीं करते थे। हम बैंक में बैठकर डेबिट, क्रेडिट और टारगेट को ही जीवन समझ लेते हैं, पर भाई जैसे लोगों को देखकर लगता है कि मनुष्य के रूप में हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे गर्व है कि वे मेरे भाई हैं। उनके बारे में मैंने यहाँ बहुत कम बताया है, अब आगे तुम मुझे उनके बारे में बताओगे। चलता हूँ। पत्र पढ़ना खत्म करने के बाद दिवाकर की आंख से आंसू की एक बूंद उस पत्र पर उनके हस्ताक्षर पर गिरी, जिससे उनका नाम और भी बड़ा दिखने लगा। उसी रात करीब 9 बजे दिवाकर को रामकृष्ण का फोन आया। दिवाकर, तुम्हारी भाभी आज शाम चेन्नई से वापस आ गई हैं, रामकृष्ण ने बताया। अच्छा, मैं आकर मिलता हूँ रामकृष्ण। मैंने तुम्हारा दिया हुआ वह पत्र पढ़ा। अब तक मैं काम के दबाव का बहाना बनाकर खुद पर ही सहानुभूति जताता रहा। पत्नी की बातों को ही अंतिम सत्य मानकर अपनी सोच सीमित कर ली थी
और रिश्तों से दूर एक छोटी सी दुनिया में सिमट गया था। लेकिन वह पत्र पढ़ने के बाद मुझे फिर से एहसास हुआ कि रिश्ते कितने मीठे होते हैं, अपनापन कितना सुकून देता है और एकजुटता कितनी हिम्मत देती है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, समझ नहीं आ रहा। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। बस जैसे तुम पहले अपने भाई के साथ थे, वैसे ही हमेशा रहना। मेरे लिए वही काफी है। जरूर। मैं अभी निकल रहा हूं। दिवाकर ने फोन रखा, पत्नी को सब बताया और तुरंत शिवराम के घर पहुंच गया। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, उसे भाई और भाभी की बातें सुनाई दीं और वह दरवाजे पर ही रुक गया। आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि आप कितने दृढ़ संकल्पी हैं। मेरी सर्जरी की बात आपने किसी रिश्तेदार, दोस्त या यहाँ तक कि बच्चों को भी पता नहीं चलने दी। सारा दर्द, डर, परेशानी और नुकसान आपने खुद सहा और अंत में जीत हासिल की। जानकी शिवराम से कह रही थीं। शिवराम ने कहा, दूर रहने वालों को यह बताकर चिंता में डालना ठीक नहीं था। हालांकि रामकृष्ण से यह बात छिपाना संभव नहीं था। उसने मदद कर अपनी शराफत साबित की। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि आप दिवाकर के पास गए, जो इन दिनों हमारे घर की तरफ देखता तक नहीं। उससे यह बात कहने का मन आपका क्यों हुआ? जब डॉक्टर ने तुम्हारी सर्जरी की बात की तो मैं बहुत डर गया था। वह डर मैं तुम्हें नहीं बता सकता था। वह मेरा इकलौता छोटा भाई है। मुझे लगा उसे बताऊंगा तो वह मुझे थोड़ा हिम्मत देगा। इसलिए तुम्हें घर छोड़कर तुरंत बैंक गया। वह तब व्यस्त था तो शाम को फिर गया। बेचारा तब भी व्यस्त ही था। दिवाकर सुनकर दंग रह गया। भाई बैंक पैसे मांगने नहीं आए थे। भाभी ने कहा, लेकिन वहां जाकर आपको अपमान के सिवा क्या मिला? आपने दिवाकर के लिए कितना कुछ किया, उसकी तरक्की के लिए कितनी कोशिशें कीं, पर वह आज सब भूल गया है। गलत। ऐसा मत कहो। मैंने कुछ पाने की उम्मीद में उनके लिए कुछ नहीं किया। मुझे खुशी है कि मैं उनके किसी काम आ सका। दिवाकर स्वभाव से अच्छा है, काम के बोझ में उसने वैसा कह दिया होगा। उस पल उसके व्यवहार से मुझे दुख तो हुआ, पर बाद में सोचा कि काम के दबाव के कारण उसके अंदर जो चिड़चिड़ापन था, उसे बाहर निकालने के लिए मैं एक माध्यम बन गया। यह सोचकर मुझे खुशी हुई। शिवराम ने शांत स्वर में कहा। दिवाकर अब खुद को रोक नहीं पाया। वह दौड़कर गया और शिवराम के हाथ पकड़कर उनमें अपना चेहरा छिपाकर फूट कर रोने लगा। शिवराम के हाथों पर गिरते उसके आंसू उस अहंकार और बेरुखी को धो रहे थे, जो पिछले कुछ वर्षों में पद और पैसे की चकाचौंध ने उसके मन पर जमा दी थी। शिवराम ने चौंक कर नीचे देखा और तुरंत झुककर दिवाकर को कंधे से पकड़कर उठाया। दिवाकर, यह क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ छोटे। शिवराम का स्वर वही पुराना था, वही धीमा, शांत और वात्सल्य से भरा, जिसने सालों पहले उसे रेलवे स्टेशन पर बिखरने से बचाया था। दिवाकर ने सिसकते हुए कहा, भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी नई कार की चमक में इतना अंधा हो गया था कि मुझे आपकी आंखों की उदासी और भाभी की तकलीफ दिखाई ही नहीं दी। मैं हिसाब किताब की दुनिया में इतना डूब गया कि रिश्तों का गणित ही भूल गया। मैं पैसे देने आया था भैया, पर रामकृष्ण ने आज मुझे आईना दिखा दिया कि आपकी जरूरत पैसा नहीं, मेरा साथ था। शिवराम ने मंद मुस्कान के साथ दिवाकर के सिर पर हाथ फेरा और जानकी की ओर देखकर बोले, देखा जानकी, मैंने कहा था ना, मेरा भाई बुरा नहीं है, बस वक्त की धूल जम गई थी उसके मन पर। तभी स्वप्ना भी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में भी शर्मिंदगी के आंसू थे। उसने आगे बढ़कर भाभी के पैर छुए और धीमी आवाज में कहा, दीदी, हमें माफ कर दीजिए। हम भूल गए थे कि परिवार कागजों के लेन देन से नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए धड़कते दिलों से बनता है। जानकी ने मुस्कुराकर स्वप्ना का हाथ थाम लिया। घर का वातावरण, जो कुछ देर पहले तक बीमारी और अकेलेपन की खामोशी से भरा था, अब अपनों की गर्माहट से जीवंत हो उठा। दिवाकर ने जेब से वह पुराना पत्र निकाला, जो अब आंसुओं से थोड़ा भीग चुका था।
उसने उसे मेज पर रखा और कहा, भैया, इस पत्र ने मुझे मेरा वजूद याद दिला दिया। आपने सिखाया था कि हर कोई मदर टेरेसा बन सकता है, पर मैं तो एक अच्छा भाई भी नहीं बन पा रहा था। आज से यह कार, यह रुतबा सब बाद में है। पहले मेरा परिवार है। शिवराम ने दिवाकर को गले से लगा लिया। बाहर रात का सन्नाटा गहरा था, लेकिन उस घर के भीतर बरसों बाद एक ऐसी तृप्ति और सुकून की रोशनी फैली थी जिसे न तो बैंक का कोई क्रेडिट खरीद सकता था और न ही कोई लोन चुका सकता था। दिवाकर को आज समझ आ गया था कि जीवन की असली बैलेंस शीट रुपयों से नहीं, बल्कि उन आंसुओं और मुस्कुराहटों से बनती है जो हम अपनों के लिए साझा करते हैं। सफलता और पैसा हमें सुविधाएं तो दे सकते हैं, लेकिन संकट के समय जो ढाल बनकर खड़ा होता है वह केवल अपनापन और संस्कार होते हैं। रिश्ते निवेश नहीं, बल्कि जीवन की पूंजी होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलती हूँ। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।